हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चलो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो इसको वैसे प्रेसिडेंट जो होता है उसको बहुत सारे पावर्स होते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं। पहले हम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं। उसका पहला पावर जो आता है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। यानी जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो टेकन होते हैं बाय हिज नेम। यानी जब तक प्रेसिडेंट की कंसेंट हो तब तक कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं हो सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है, ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम एंड शैल बी ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशल रूल्स भी बना सकता है उस मैनर में। फिर जब कोई भी उस रूल्स को अप्लाई करेगा तो उसको पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट ज़रूरी होनी चाहिए। यानी ये ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का कंसेंट ज़रूरी उसमें होना चाहिए। इसका तीसरा पॉइंट है, ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द सैड बिजनेस एमंग द मिनिस्टर्स। यानी इसका मतलब ये है कि वो कन्वीनियंस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस भी बना सकता है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एलोकेशन ऑफ सैड बिजनेस एमंग द मिनिस्टर्स। उसके बाद अगला पॉइंट, ही अपॉइंट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, और वो प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस कर सकता है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर। यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो उसे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रख सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइन्स हिज remuneration. The Attorney General holds office during the pleasure of President. यानी इसमें कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो भी अपॉइंट होता है थ्रू प्रेसिडेंट एंड डिटरमाइन्स हिज रिम्यूनरेशन, और उसकी जो सैलरी होती है वो भी डिटरमाइन प्रेसिडेंट करता है। और जो अटॉर्नी जनरल होता है वो होल्ड ऑफिस कर सकता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस करता है वैसे अटॉर्नी जनरल भी होल्ड ऑफिस करता है ड्यूरिंग द बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और इसका अगला पॉइंट है, ही अपॉइंट्स द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, द चेयरमैन and members of the Union Public Service Commission and governors of states and chairman of members of finance commission and so on। यानी वो अपॉइंट भी कर सकता है, यानी प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है और अटॉर्नी जनरल को, और इसी के साथ साथ वो अपॉइंट कर सकता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को, और चेयरमैन ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी और गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स और चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल कमीशन एंड सो ऑन। इसका अगला पॉइंट है, ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर की जो भी प्रपोजल होगा या इंफॉर्मेशन होगी अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन या प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर, तो जो ये इंफॉर्मेशन होगी वो ये प्रेसिडेंट देख सकता है। और उसके बाद ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर consideration of the Council of Ministers any matters on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। इसमें कहता है कि अगर कोई भी मैटर हो जिस पर किसी मिनिस्टर ने डिसीजन लिया हो तो वहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को वो सबमिट कहने को बोल सकता है। और उसके बाद ही कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी वो अपॉइंट कोई एक कमीशन भी कर सकता है ताकि वो जांच करे कंडीशंस ऑफ एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस की क्या है। तो उसके बाद ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। वो अपॉइंट एक इंटर स्टेट काउंसिल भी कर सकता है ताकि प्रमोट हो जाए सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। उसके बाद ही डायरेक्टली administers the union territories through administrators appointed by him। तो वो डायरेक्टली administers को यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट बाई हिम, जो उसने अपॉइंट किए होंगे वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑन यूनियन टेरिटरीज पे। यानी इसका मतलब ये है जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए होंगे प्रेसिडेंट ने वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज को। उसके बाद ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया
as scheduled area and has power with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas. यानी उसको ये भी पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कोई भी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया। उसके बाद आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। तो इसका पहला पावर है ही कैन समन द पार्लियामेंट, यानी वो समन पार्लियामेंट भी कर सकता है एंड डिजॉल्व द लोकसभा, और वो लोकसभा भी डिजॉल्व कर सकता है। ही कैन आल्सो समन ए joint sitting of both of the houses of parliament which is presided over the speaker of the Lok Sabha, यानी वो समन कर सकता है या बुला सकता है both house of the parliament, जो स्पीकर ऑफ लोक सभा प्रिजाइड करता है ये मीटिंग। उसके बाद ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, यानी प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकता है पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट of first session every general elections and the first session of every year. उसका अगला पावर होता है he can send message to the house of parliament whether with respect to a bill pending in the parliament or otherwise. इसका मतलब ये है कि वो सेंड मैसेज कर सकता है टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे फिर वो किसी बिल पेंडिंग जो पार्लियामेंट हो उसकी उस पर बात हो या कोई अदरवाइज मैसेज हो। उसका अगला पावर है ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोक सभा टू प्रेजाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स वेयर द ऑफिसर्स ऑफ बोथ ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स fall vacant. Similarly, he can also appoint a member of any Rajya Sabha to preside over its proceedings whether the office of the chairman and the deputy chairman falls vacant. इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोक सभा का जो स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर वो वैकेंट हो, उसकी सीटें या वो प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं हो, तो वो किसी भी लोकसभा के मेंबर को अपॉइंट कर सकता है टू प्रिजाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स। और ऐसे ही सिमिलरली अगर राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन उसकी सीट वैकेंट हो या वो वहाँ प्रेजेंट मौजूद ना हो, तो वो किसी भी राज्यसभा के मेंबर को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो प्रोसीडिंग्स करेंगे वो, यानी वो और वो प्रेसाइड करेंगे मीटिंग्स। और इसका अगला पावर यह है कि वो नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द अमंगस्ट पर्सन्स हैविंग स्पेशल, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में। और वो उसके साथ ही उसका पावर ये भी है कि वो नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स को लोकसभा से जो फ्रॉम इंडियन एंग्लो कमेटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो डिसाइड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। के बाद इसका पावर आता है कि अगर कोई भी टाइप ऑफ बिल हो पार्लियामेंट में, चाहे वो इन्वॉल्व करती हो एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया या बिल हो कोई भी अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज की या क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स की हो, तो तब तक वो एलो नहीं हो सकती जब तक न प्रेसिडेंट की परमिशन हो। तो उसके बाद उसका अगला पावर है व्हेन ए बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी अगर पार्लियामेंट ने कोई भी बिल पास की प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को 3 पावर होते हैं। तो पहला पावर आता है ही गिव द एसेट टू द बिल, यानी वो साइन कर सकता है बिल पर और वो पास कर सकता है ला। लेकिन उसका अगला पावर ये भी है कि वो विथ होल्ड हिज एसेट टू द बिल, यानी वो ये बिल अपने पास रख सकता है। और उसका तीसरा पॉइंट है रिटर्न द बिल, अगर इफ़ इट इज़ नॉट ए मनी बिल, अगर वो मनी बिल ना हो तो वो उसे रिटर्न भी कर सकता है टू द पार्लियामेंट फॉर ए कंसिडरेशन। अगर उसके बावजूद पार्लियामेंट ने अगेन वो बिल पास की टू द प्रेसिडेंट विदाउट एनी एमेंडमेंट, अगर कोई उस बिल में कोई चेंज उन्होंने नहीं की, फिर भी उन्होंने अगेन प्रेसिडेंट को वो बिल सेंड की, तब प्रेसिडेंट को ज़रूरी साइन करना होता है बिल को ताकि वो फिर पास हो जाए। आते हैं प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर। उसका पहला आता है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विथ हिज प्रियर रिकमेंडेशन, यानी प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन होगी उसी से मनी बिल इंट्रोड्यूस होती है पार्लियामेंट में। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो मनी बिल होती है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है, राज्यसभा में नहीं। और इसका दूसरा पावर ये भी है ही काजेज टू द लीड बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी दैट इज़ द यूनियन बजट, यानी जो पार्लियामेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बिफोर, उसके पहले वो यूनियन बजट भी डाल सकता है। इसका अगला पावर है नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, यानी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी ग्रांट को डिमांड नहीं हो सकती। उसके बाद आता है ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सेबल एक्सपेंडिचर, जो कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया का होता है उसमें वो
ایڈوانسز آؤٹ مطلب یہ وہ اس میں پیسے نکال سکتا ہے ٹو میٹ دا انفورسین ایکسپینڈیچر. اس کے بعد ہی کنسٹیٹیوٹس اے فائنانس کمیشن آفٹر ایوری 5 years ٹو ریکمنڈ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ریونیوز بٹوین دا سینٹر اینڈ دا اسٹیٹس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد ایک کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے ایک فائنانشل کمیشن تاکہ وہ ریکمنڈ کر سکے اور ڈسٹریبیوشن کر سکے ریونیوز بٹوین سینٹر اینڈ اسٹیٹ. تو اس کے بعد آتے ہیں جوڈیشل پاورز آف پریزیڈنٹ. اس میں پہلا آتا ہے ہی اپوائنٹس دا چیف جسٹس اینڈ دا ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ. یعنی جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے چیف جسٹس کو اور ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ کو بھی. اس کے بعد اس کا دوسرا پوائنٹ ہے ہی کین سیک ایڈوائس فرام دا سپریم کورٹ آن اینی کوسچن آف لا اور فیکٹ. however the advice tendered by the supreme court is not binding on the president. یعنی وہ ایڈوائس بھی لے سکتا ہے سپریم کورٹ سے کسی بھی کوسچن آف لا یا فیکٹ پہ، لیکن جو بھی ایڈوائس سپریم کورٹ دے گا وہ بائنڈنگ نہیں ہو سکتی ہے پریزیڈنٹ پہ. یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ وہی کر سکے. اور اس کا اگلا پاور آتا ہے ہی کین گرانٹ پارڈن ریپرائیو respite and remission of punishment or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted for any offense. جس میں آتے ہیں پہلا in all cases where the punishment or sentence is by a court martial اور دوسرا in all cases where the punishment or sentence is for an offense against a union law. اس کے بعد آتا ہے in all cases where the sentence is a sentence of death. یعنی وہ گرانٹ پارڈن بھی کر سکتا ہے پریزیڈنٹ، کسی کو معاف بھی کر سکتا ہے چاہے اسے پھانسی کا سزا کیوں نہیں سنائی دے، چاہے وہ کیس میں پھر پنشمنٹ ہو یا پنشمنٹ آف سینٹینس یا کسی اگینسٹ یونین لا کے ہو یا سینٹینس آف ڈیتھ ہو تو اس میں وہ معاف بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈپلومیٹک پاورس. دا انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس آر نیگوشیٹڈ اینڈ کنکلوڈیڈ آن بیہاف آف دا پریزیڈنٹ. یعنی جو بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوں گے، ایگریمنٹس ہوں گے، وہ نیگوشیٹ ہوتی ہے آن دا بیہاف آف پریزیڈنٹ. however they are subject to the approval of the parliament. He represents India in international forums and affairs and sends and receives diplomatic like ambassadors, high commissioners and so on. اور وہ ریپرزینٹ بھی کر سکتا ہے انٹرنیشنل فارمز اینڈ افیئرز، جیسے کہ وہ بھیجتا ہے ڈپلومیٹک لائک ایمبیسڈرز دوسرے ملک میں، ہائی کمشنرز اینڈ سو آن. اور اس کے بعد آتا ہے ملٹری پاورز. ہی از اے سپریم کمانڈر آف دا ڈیفینس فورس آف انڈیا. وہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے سپریم کمانڈر آف دا ڈیفینس فورس آف انڈیا. ان دیٹ کیپیسٹی ہی اپوائنٹس دا چیف of the army, the navy and the air force. He can declare war and conclude peace subject to the approval of the parliament. وہ اپوائنٹ چیف آف آرمی کو بھی کر سکتا ہے، نیوی اینڈ ایئر فورس کو بھی. ہی کین ڈکلیئر وار، وہ وار بھی ڈکلیئر کر سکتا ہے اور کنکلوڈ اور وہ امن کو بھی لا سکتا ہے سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف دا پارلیمنٹ، جو کہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوتا ہے. اور اس کے لاسٹ میں آتا ہے ایمرجنسی پاورز. In addition to the normal powers mentioned above, the Constitution confers extraordinary powers on the President to deal with the following 3 types of emergencies. حالانکہ پریزیڈنٹ کو بہت سارے پاورز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں ایگزیکٹو پاورز ہوتے ہیں، لیجسلیٹو پاورز ہوتے ہیں، فائنانشل پاورز، جوڈیشل پاورز، ڈپلومیٹک پاورز، ملٹری پاورز، لیکن اس کے باوجود اس نے ایمرجنسی پاورز بھی رکھے ہیں، یعنی ایکسٹرا آرڈینری پاورز بھی رکھے ہیں پریزیڈنٹ کو، تاکہ وہ ایمرجنسی کو ڈیل کر سکتے ہیں. جیسے کہ نیشنل ایمرجنسی ہے جو آرٹیکل 352 میں مینشنڈ ہے، اور پریزیڈنٹز رول ہے جو آرٹیکل 365 اینڈ 356 اینڈ 365 میں ہے، اور لاسٹ میں جو فائنانشل ایمرجنسی ہے جو آرٹیکل 360 میں کنٹین کرتا ہے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لینا، سبسکرائب ضرور کر لینا. تھینکس فار واچنگ.